नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हिंदी नेट सेट अध्ययन में। जैसे कि हम देख रहे हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज। यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन महाराष्ट्र सेट परीक्षा, यूजीसी नेट, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तक हमने सब कुछ जो है प्रश्न देख देख रहे थे। इसके आगे के जो प्रश्न है वो भी हम देखेंगे। हाल ही में जो है अभी एनटीए ने हमारे एग्ज़ाम का टाइम टेबल साइट पर अपलोड किया गया है और हमारा जो एग्ज़ाम है हिंदी का वह 29 जून को है। 29 जून को है सुबह की शिफ्ट में। बढ़ते हैं आज की इसमें। निम्नलिखित कथनों के आधार पर उपर्युक्त विकल्प चुनिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की रचना रविदास द्वारा की गई है, बिल्कुल सही है। कबीर परचाई में अनंत दास ने कबीर व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया है। जम्बोनाथ का जन्म तालाब बीकानेर में हुआ। अलक दरीबा का संबंध निरंजनी संप्रदाय से है। दादू की समग्र रचनाओं को अंगवधु शीर्षक से संत रज्जब ने संकलित किया। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर जो है डी विकल्प सही है। कौन कौन सा? पहला सही है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की रचना जो है रविदास ने की है। उसके बाद दूसरा भी सही है, कबीर परिचय में अनंत दास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया है। उसके बाद ई सही है, दादू की समग्र रचनाओं को अंगवधु शीर्षक से संत रज्जब ने संकलित किया है। यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो यात्रा वृत्तांत होते हैं उस पर मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान तक में दक्षिण भारत के जीवन को रेखांकित किया है। रघुवंश की हरी घाटी में रांची हजारीबाग के आसपास के प्रदेशों का चित्रण है। गगनगिल कृत आवाक में पश्चिमी घाटी की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन है मिलता है। यात्री के उपनाम से मशहूर नागार्जुन ने घुमकड़ शास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है। निर्मल वर्मा के यात्रा वृत्तांत चीड़ों की चांदनी में आइसलैंड का उल्लेख मिलता है। अभी यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा? उसका जो उत्तर है सी सही होगा, ए बी ई। मोहन राकेश कृत जो है आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत, उसमें उन्होंने दक्षिण भारत के जीवन को रेखांकित किया है। उसके बाद है रघुवंश की हरी घाटी में रांची हजारीबाग के आसपास के प्रदेशों का चित्रण हुआ है। उसके बाद निर्मल वर्मा का जो चीड़ों की चांदनी यात्रा वृत्तांत है उसमें आइसलैंड का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर पढ़ते हैं, मोहन राकेश का आखिरी चट्टान दक्षिण भारत के, ये तो हमने पढ़ा है। उसके बाद क्या है, गगन गिल करत आवाक में कैलाश मानसरोवर यात्रा व्रत का चित्रण मिलता है। यानी गगन गिल का जो आवाक नामक ये है यात्रा वृत्तांत, उसमें कैलाश मानसरोवर जो है उसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। और नागार्जुन संस्कृत और मैथिली यात्री, यानी नागार्जुन संस्कृत और मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। घुमकट शास्त्र जो है वह राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा रचित है और नागार्जुन द्वारा नहीं है। अगला प्रश्न है, नाटक और रंगमंच से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। आश्क का नाटक कैद काफ़ी मंजिल मंचित हुआ, जिसके परिद्वंद्वित नवीन रूप को बाद में लौटता हुआ दिन के नाम से प्रस्तुत किया। पुराण कथा का आधुनिक उपयोग हरिश्चंद्र माथुर के पहला राजा में अत्यंत सृजनात्मक रूप में हुआ। प्रसाद का अंतिम नाटक स्कंदगुप्त है, ये गलत है। और प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी और भुवनेश्वर का नाटक प्रतिभा का विवाह एक ही वर्ष में प्रकाशित हुआ। भुवनेश्वर के नाटकों में प्रेम संबंधों की पवित्रता एवं कोमलता तथा प्रसाद में प्रेम संबंधी मान्यताओं का सहज तिरस्कार मिलता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है कौन कौन से उत्तर है? यहाँ पर जो है बी सही होगा। बी में कौन कौन से आते हैं? एक मिनट,
कहाँ गया, हाँ यहाँ पर पढ़ते हैं। तो बच्चन के अनुसार जो अश्क जो है उपेंद्रनाथ अश्क के पहले नाटककार है जिन्होंने हिंदी नाटक को रंगमंच से संबंधित किया। यानी हरिवंश बच्चन जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि उपेंद्रनाथ अश्क ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी को रंगमंच से जोड़ लिया, उसे रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा है। ये बच्चन सिंह का कथन है। पुराण कथा का आधुनिक उपयोग हरिश्चंद्र माथुर के पहला राजा नाटक 1969 अत्यंत सृजनात्मक रूप में हुआ है। इस नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है कि यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक, न यथार्थवादी है। यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी, आधुनिक अनुक्ति का मंचीय रूप है। ये किसका है? यह जगदीश चंद्र माथुर का ही पहला राजा नाटक के बारे में लिखते हैं। यह जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी और भुवनेश्वर का नाटक प्रतिभा का विवाह, यह दोनों नाटक एक ही वर्ष 1933 में प्रकाशित हुए हैं। ध्रुव स्वामिनी और प्रतिभा का विवाह। प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन है जो 1910 में प्रकाशित होता है तथा अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी है। याद रखना, जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक कौन सा है? सज्जन, जो 1910 में प्रकाशित होता है, और उनका अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी है, स्कंदगुप्त नहीं है, जो 1933 में प्रकाशित होता है। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक है कल्याणी पलने 1912, विशाख 1921, आजाद शत्रु 1922, जन्मय जय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928 और चंद्रगुप्त 1931। अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिपोर्ताज से संबंधित यहाँ पर देखते हैं। अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का समानार्थी शब्द रिपोर्ताज है। इस रचना विधा का प्रादुर्भाव प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ। इलिया एहरबुर्ग ने रिपोर्ताज के कुशल लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की। हिंदी में रिपोर्ताज लेखन की परंपरा शिवदास सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा रूपाब दिसंबर 1938 से आरंभ हुआ। बंगाल के दुर्लक्ष्य तथा महामारी के संदर्भ में रांगे राघव द्वारा बंग समाचार के लिए लिखित रिपोर्ताज भी अपनी मार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। नीचे दी गई विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है ACD कौन कौन से सही है? अंग्रेजी में जो रिपोर्ट है उसका ही समानार्थी क्या है? रिपोर्ताज है, बिल्कुल सही है। एलिया एहरबुर्ग ने रिपोर्ताज के कुशल लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। हिंदी में रिपोर्ताज लेखन की परंपरा शिवदास सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा रूपाब दिसंबर 19 जो लक्ष्मीपुरा रूपाब नामक जो पत्रिका थी उसके दिसंबर 1938 के प्रारंभिक अंकों में शुरू हुई। बंगाल के दुर्भिक्ष तथा महामारी के संदर्भ में रांगे राघव द्वारा तूफानों के बीच, यानी बंगाल के दुर्भिक्ष तथा महामारी के संदर्भ में लिखी हुई रिपोर्ताज किसका है? रांगे राघव का तूफानों के बीच 1941 में है। लिखित रिपोर्ताज अपनी मार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। रिपोर्ताज फ्रांसीसी शब्द है। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के। कब हुआ द्वितीय विश्व युद्ध? तो कमेंट बॉक्स में बताइए। रिपोर्ताज शैली में चंडी प्रसाद सिंह लिखित युवराज की यात्रा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंडी प्रसाद सिंह द्वारा लिखित रिपोर्ताज कौन सा है? युवराज की यात्रा। 1897 प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत व्यावहारिक वर्णन है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन कीजिए तथा सही कथन चुनिए। नई समीक्षा काव्य के निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करती है। नई समीक्षा का नई समीक्षा का आरंभ 19वीं सदी में ब्रिटेन में हुआ। इस नाम का सर्वप्रथम प्रयोग एलेन टेड ने किया। इलियट का मत है कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत
अतीत को प्रभावित करता है। इलियट के अनुसार कवि का मन असंख्य भावनाओं, पदावलियों, बिंबों के ग्रहण एवं संचयन से निर्मित एक आधान पात्र की भांति है। वर्ड्सवर्थ ने कविता में भावना के स्थान पर कथानक को महत्व स्थापित किया। यहाँ पर इसका उत्तर हो सकता है ये जो है सही है। नई समीक्षा काव्य के निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करती है, बिल्कुल सही है। इलियट का मत है कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। इलियट के अनुसार कवि का मन असंख्य भावनाओं, पदावलियों, बिंबों के ग्रहण एवं संचयन के निमित्त एक साधन मात्र की भांति होता है। नई समीक्षा का आरंभ जो है वह 19वीं सदी में नई समीक्षा का आरंभ 19वीं सदी में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्पिनगर्ग ने किया था। न्यू क्रिटिसिज्म शब्द की सर्वप्रथम परिभाषा जॉन क्रो रेनसम ने अपनी पुस्तक दी न्यू क्रिटिसिज्म 1941 की भूमिका में की थी। याद रखना, न्यू क्रिटिसिज्म शब्द का सर्वप्रथम परिभाषा किसने की है? तो जॉन क्रो रेनसन ने की थी। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? जॉन क्रो रेनसम। इनकी पुस्तक का नाम है दी न्यू क्रिटिसिज्म, जो 1941 में प्रकाशित हुआ। आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात टी.एस. इलियट और आई.ए. रिचर्ड्स से माना जाता है। आलोचना क्षेत्र में क्रिटिसिज्म का सूत्रपात किसने किया है? तो टी.एस. इलियट ने किया और आई.ए. रिचर्ड्स से माना जाता है। वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है। वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए क्या लिखा है? कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। ये किसका कथन है? कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। तो यह वर्ड्सवर्थ का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिंब और प्रतीक पर आधारित इन कथनों पर विचार कीजिए। बिंब केवल संकेत करता है, जबकि प्रतीक उसे प्रत्यक्ष या संवेदन और ग्राह्य बना देता है। बिंब किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप है, बिल्कुल सही है। अर्थ की स्पष्टता के समान ही भाव की संप्रेक्षणा एवं उत्तेजना में बिंब विधान का मुख्य हाथ रहता है। विभिन्न संवेदनाओं के बीच चुनाव करने की प्रक्रिया का ज्ञान प्रतीक विधान में संभव नहीं है। प्रतीक द्वारा प्राय सूक्ष्म एवं विशिष्ट अनुभूतियों को सहज ग्राह्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे प्रयुक्त उत्तर चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्या है? इसका उत्तर बी है। हम इसको नीचे पढ़ते हैं। बिंब किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप है। अर्थ की स्पष्टता के समान ही भाव की संप्रेक्षणा एवं उत्तेजना में बिंब विधान का मुख्य हाथ रहता है। प्रतीक द्वारा प्राय सूक्ष्म एवं विशिष्ट अनुभूतियों को सहज ग्राह्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है। प्रतीकवाद वास्तव में आंतरिक घनीभूत अनुभूति को विशिष्ट भंगिमा के साथ संकेतात्मक अभिव्यक्ति पर बल देने वाली विचारधारा है थी। वस्तु व्यक्ति भाव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वस्तु व्यक्ति भाव, विचार, रूप, गुण आदि को इंद्रिय गोचर या हृदयगमन बनाने के लिए जो स्पष्ट संप्रेक्षण अप्रस्तुत विधान के उपयोग की प्रणाली है। आगे बढ़ते हैं। पोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सत्य है? पोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई। यानी जो पोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू और हिंदी जो गद्य पुस्तकें थी उनको लिखने के लिए प्रोत्साहन मिला, व्यवस्था हुई। इंग्लैंड के एक इतिहास का और मार्शमैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार नाम से प्रकाशित हुआ। जॉन गिल क्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। विलियम कैरे अन्य पादरियों के उद्योग से इंजिल का अनुवाद हुआ। सदल मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया। 20 के उत्तर हम पढ़ते हैं यहाँ पर। पोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है। पोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू और हिंदी गद्य की पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई थी, बिल्कुल सही है।
जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। सदल मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया, बिल्कुल सही है। शिक्षा संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आगरा में पादरियों की एक स्कूल बुक सोसाइटी स्थापित हुई थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा लक्ष्य दीजिए। शिक्षा संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए, यानी शिक्षा संबंधित पुस्तकें जो होती थी उनको प्रकाशित करने में आगरा में पादरियों की एक स्कूल बुक सोसाइटी स्थापित हुई थी, जिसमें इंग्लैंड के एक इतिहास का और मार्चमैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार के नाम से प्रकाशित किया गया। कथासार के लेखक अनुवादक पंडित रतनलाल थे। विलियम कैरे ने बाइबल का हिंदी अनुवाद किया। इनका संबंध पोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। विलियम कैरे का संबंध पोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था, लेकिन इन्होंने बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया। परंतु इन्होंने कई पादरियों के सहयोग से इंजील का अनुवाद उत्तर भारत की कई भाषाओं में किया। अगला कथन पढ़ते हैं। प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों से विचार कीजिए। हम सीधा यहाँ पर उत्तर ही पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? वे बहुदेववादी कर्मकांडों के समर्थक थे। वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे। वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे। वे स्वयं को वेदांती मानते थे। वे मूलतः युक्तिवादी और नैतिकतावादी धर्मानुयायी बने रहे। वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संपादक थे, यानी भारत में जो राष्ट्रीय पत्रकारिता स्थापित हुई इनके संपादक थे, और वे खुद को ईसाई धर्म की जो नैतिक प्रणाली है उससे प्रभावित भी थे। वे मूलतः युक्तिवादी और नैतिकतावादी धर्मानुयायी बने रहे। आधुनिक भारत की नींव पर पहला पत्थर राजा राम मोहन राय ने रखा। इसी के संदर्भ में इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की 1828 में। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन से संबोधन प्रयुक्त किए हैं? सरोज स्मृति कविता में बी कौन कौन से है? धन्य कहाँ है, उसके बाद शुचिते कहाँ है, और गीते भी कहाँ हैं। सरोज स्मृति कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत सरोज स्मृति कविता में निराला ने पुत्री को सरोज के लिए धन्यो शुचिते गीते शब्द से संबोधित प्रयुक्त किया है। निराला ने 1935 में सरोज स्मृति नामक लंबी कविता की रचना की। यानी इस सरोज स्मृति जो है वह निराला की रचना 1935 में प्रकाशित हुई थी, और वह एक शोक गीत भी है। इसे शोक गीत की रचना निराला ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री सरोज के निधन के उपरांत लिखी थी। यानी जो 18 वर्षीय पुत्री थी सरोज, उसकी यादों में, उसकी मृत्यु के उपरांत लिखी थी। सरोज स्मृति प्रथम काव्य संग्रह अनामिका के द्वितीय संस्करण 1938 में संकलित है। यानी अनामिका का जो द्वितीय संस्करण था, अनामिका जो काव्य संग्रह था उसका द्वितीय संस्करण में 1938 में प्रकाशित हुई थी। अनामिका में संकलित अन्य कविता, अनामिका जो काव्य संग्रह थी निराला का, उसमें संकलित अन्य कविता सम्राट एडबर्ग के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा तोड़ती पत्थर, सच है। वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, बहुत अच्छी कविता है वह। भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशिक्षकों का वर्णन है? भारत भारती के अतीत खंड में अंग्रेजों का राजा, कृषि और कृषक, शिक्षा की व्यवस्था, स्वतंत्रता की कामना और दुर्लभ। जो भारत भारती का जो वर्तमान खंड है उसमें कौन कौन से इसका वर्णन है यहाँ पर हम देखेंगे। उसमें कृषि और कृषक का चित्रण है, शिक्षा की व्यवस्था है, दुर्भिक्ष है, वर्तमान भारत है, गोवध है, साहित्य है, मंदिर और महंत आदि इनका उल्लेख यहाँ पर मिलता है। भारत भारती यह 1912 में प्रकाशित मैथिलीशरण गुप्त की रचना है, रचित काव्य है। भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। गुप्त जी को इस रचना की मूल प्रेरणा ये पूछा हुआ है।
गुप्त जी को, मैथिली शरण गुप्त को जो भारत भारती लिखने की मूल प्रेरणा कहाँ से मिली थी? मुद्दसे हली तथा ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई थी। भारत भारती में 3 खंड है। ये कभी कभी ये 3 खंडों का क्रम पूछा जाता है। तो भारत भारती 3 खंडों में विभाजित है। पहला खंड है अतीत खंड, दूसरा खंड वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। एग्जाम में पूछा जाएगा आपको कि भारत भारती के खंडों का सही क्रम लगाइए, तो वहाँ पर लेगा वर्तमान खंड, भविष्यत खंड, अतीत खंड। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखिए पहला जो है अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्यत खंड। व भ यदि ऐसी इसकी ट्रिक बनाते हैं तो आपको याद रहेगा। व भ, का मतलब अतीत खंड, व का मतलब वर्तमान खंड और भविष्यत का खंड, भविष्य भ मतलब भविष्यत खंड। ये जो है भारत भारती के 3 खंड है, याद रखना। अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्यत खंड। व भ ये ट्रिक है। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं कौन सी है? रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, पंचवटी 1925, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957। ये जो है यह मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, याद रखना, क्रम पूछा जा सकता है। अभी भूल गलती जो मुक्तिबोध की कविता है उस पर प्रश्न है। भूल गलती कविता में किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर बदायूनी, इब्रू, तो यहाँ पर बदायूं, इब्रुइन, अल गज़ाली, उसके बाद इब्रे सीना और अल बरूनी, ये तीनों का यहाँ पर ये मिलता है। अजल गज़ाली, इब्रे सीना और अल बरूनी, इन तीनों का उल्लेख भूल गलती कविता में ऐतिहासिक व्यक्तियों के रूप में मिलता है। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनकी रचनाएं क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में, भूरी भूरी खाक धूल 1980, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस अंतकरण का आयतन भूल गलती है। भूल गलती नामक कविता उनके काव्य संग्रह, भूल गलती कविता जो है वह मुक्तिबोध के कौन से काव्य संग्रह में संकलित है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में संकलित है। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन, यानी मुक्तिबोध की जो अंधेरे में कविता है इसका पहला प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 में, आशंका के द्वीप अंधेरे में हुआ था, याद रखना, 1964 में कल्पना पत्रिका में। मानस का हंस उपन्यास के पात्र है। मानस का हंस उपन्यास के पात्र कौन से है, यह पढ़ते हैं। तो मानस का हंस उपन्यास के पात्रों में अब्दुल्ला बेग है, मोहिनी बाई है, मेधा भगत है, पंडित आत्माराम है, भौरो सिंह है, रत्ना है। मानस का हंस 1972 में अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है। यह गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो मानस का हंस है, याद रखना। अभी यहाँ पर अमृतलाल नागर, इनके अन्य उपन्यास देखते हैं। महाकाल 1947, सेठ बाकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और विष 1967, नाचो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981। खंजन नयन भी इम्पोर्टेंट उपन्यास है जो सूरदास के जीवन पर है। महिला आंचल, यह फणीश्वरात रेणुका उपन्यास है जो हमारे पाठ्यक्रम में भी है। महिला आंचल 1954 फणीश्वरात रेणुका आंचलिक उपन्यास है। इस महिला आंचल में कहाँ का चित्रण है? पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। महिला आंचल के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो महिला आंचल उपन्यास के पात्र है सुमिरत दास, डॉक्टर प्रशांत, कमली और प्रशांत, इन दोनों का प्रेम संबंध रहता है। बावन दास, बलदेव, लक्ष्मी और तहसीलदार विश्वनाथ। एक कमली के पिता है तहसीलदार विश्वनाथ। फिर तमस उपन्यास जो है भीष्म साहनी का है और 1973 में प्रकाशित होता है। यह भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। तमस उपन्यास के पात्रों में कौन कौन से तमस उपन्यास के पात्र? इकबाल सिंह, रिचर्ड, लीजा, देवदत्त, जनरल, अजीत सिंह, मास्टर रामदास। यह जो है यह तमस उपन्यास के पात्र है।
अभी झूठा सच उपन्यास के स्त्री पात्र है। झूठा सच उपन्यास के स्त्री पात्रों में कौन कौन से है? बंती है, शीलो है, और एक है कोई तो मोहिनी नहीं है। बी पूरनदेवी, हाँ पूरनदेवी भी है। पूरनदेवी है, बंती है और शीलो है। ये झूठा सच का जो प्रथम भाग है वह हमने पढ़ा हुआ है, लाइन बाय लाइन पढ़ा हुआ है। तो पूरनदेवी, शीलो तथा बंती झूठा सच उपन्यास के स्त्री पात्र है। ये यशपाल का उपन्यास है, 2 भागों में प्रकाशित हुआ है और इसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1958 में हुआ है और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1960 में हुआ है। इनके दोनों झूठा सच उपन्यास के दोनों भागों के नाम बताइए कमेंट में। इनके जो प्रमुख पात्र है झूठा सच उपन्यास के, जयदेवपुरी है, तारा है। जयदेवपुरी और तारा ये क्या है? भाई बहन है। और कनक जो है, ये कनक, जयदेवपुरी, तारा, कनक, ये जो है इसके मुख्य पात्र है। कहाँ जाए तो जयदेवपुरी नायक है, तारा और कनक नायिका है। यशपाल के अन्य उपन्यास। यशपाल के अन्य उपन्यास में दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, अप्सरा का शाप 1965, मेरी तेरी उसकी बात 1974 और झूठा सच 1958 और द्वितीय भाग 1960। आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र है। आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र यदि पूछता है तो क्या होगे? बाल पात्र उसके जो भी बच्चों के नाम है वहाँ वहाँ पर कौन कौन है? टीटू है, अमी है और जोत है। जोत, अमी और टीटू आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र है। आपका बंटी 1971 में मनु भंडारी का उपन्यास है, 1971 में प्रकाशित हुआ है। इसकी विषय वस्तु के माध्यम से दिखाया गया है कि कैसे एक मध्यवर्गीय परिवार में संबंध विच्छेद की स्थिति एक बच्चे की दुनिया का भयावह दुख स्वप्न बन जाती है। यानी माता पिता के संबंध विच्छेद का प्रभाव किस प्रकार बच्चे पर पड़ता है, यह वहाँ पर दिखाया गया है। इस उपन्यास के अन्य पात्र है बंटी, शकुन, ये माता होती है बंटी की, शकुन, और बंटी के पिता का नाम अजय होता है। डॉक्टर जोशी, यह शकुन के दूसरे पति है। वकील चाचा जो शकुन और अजय का तलाक करते हैं। मीरा जो है वह अजय की दूसरी पत्नी होती है। मन्नू भंडारी का एक अन्य उपन्यास है महाभोज, जिसका प्रकाशन 1979 में हुआ है। इस उपन्यास में अपराध और राजनीति के गठजोड़ का यथार्थ चित्रण किया है। किसमें? महाभोज में। इस उपन्यास के अन्य पात्र, यानी जो महाभोज उपन्यास के अन्य पात्रों में क्या है? विशेषर, हीरा, रुकमा, दास साहब, सदाशिव, अन्य, जोरावर, सुकुल बाबू, ये हमारे नेट के पाठ्यक्रम में भी है महाभोज, और महाभोज का नाटक भी है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर के संदर्भ में विचार कीजिए। व्यंग्यात्मक रचना है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है। माता दीन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ था। जो एड़ी या चमकाने का पत्थर चांद से। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। ये माता दीन ने कहा था चांद के पुलिस को। चांद पर माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ, यानी जब चांद पर वह जाता है तो सार्वजनिक रूप से उसका अभिनंदन होता है, स्वागत सत्कार होता है। माता दीन चांद पर भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए गए थे, यानी यहाँ के पुलिस की व्यवस्था उस पुलिस को सिखाने के लिए गए थे। ये भी रचना जो है हमने लाइन बाय लाइन पढ़ी हुई है, चैनल पर उपलब्ध है। माता दीन ने चांद की पुलिस की तनख्वाह कम करा दी। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर हरिशंकर परसाई की कहानी है। इनके कहानी संग्रह, यानी हरिशंकर परसाई जी के कहानी संग्रह क्या है? हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोलाराम का जीव। भोलाराम का जीव भी हमारे पाठ्यक्रम में है। निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। अपना अपना भाग्य कहानी पति से बिछुड़ी हुई स्त्री की है, ये बिल्कुल गलत है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा
के स्वाभिमान को अभिव्यक्त किया है, बिल्कुल सही है। दुलाई वाली कहानी पर्दा के प्रथा की विसंगति पर आधारित है, बिल्कुल गलत है। राही कहानी गांव और शहर के संघर्ष पर केंद्रित है। कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित है, बिल्कुल सही है। इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। एक टोकरी भर कहानी जो है यह विधवा व्यवसाय पर आधारित है, बिल्कुल सही है, हमने पढ़ी हुई है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक माधवराव सप्रे है। यह कहानी 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और हिंदी की पहली कहानियों में एक टोकरी भर मिट्टी कहानी गिनी जाती है। दुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष बंग महिला द्वारा लिखित कहानी है और इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में 1907 में हुआ था। कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है। कानों में कंगना यह कहानी राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा रचित है और इसका प्रकाशन 1913 में इंदु पत्रिका में हुआ था। कभी कभी कहानियाँ बता देता है और उसका पत्रिकाओं के साथ किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है उसका क्रम लगाने के लिए भी पूछा जाता है। तो कानों में कंगना इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई, दुलाई वाली सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई और एक टोकरी भर मिट्टी किसमें छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, याद रखना। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में प्रकाशित हुई, दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हुई, कानों में कंगना 1913 में प्रकाशित हुई, याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अन्य जो इनकी अन्य कहानियाँ किसकी, राजा राधिका रमन की, गांधी टोपी 1938, सावनी समा 1938, नारी क्या एक पहेली 1951, हवेली और झोपड़ी 1951, देव और दानव 1951, ये जो है कहानियाँ हैं। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र कुमार की कहानी है और यह जो सभी कहानियाँ हैं हमारे नेट की पाठ्यक्रम की, वह कहानियाँ हमने लाइन बाय लाइन पढ़ाई हुई है और चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध है। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी है। इनका प्रकाशन अपना अपना भाग्य का प्रकाशन कब है, 1929। कलकत्ता से निकलने वाली विशाल भारत यानी अपना अपना भाग्य किस कहानी में किस पत्रिका में 1929 में प्रकाशित हुई थी, विशाल भारत में, और विशाल भारत कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। जैनेन्द्र की अन्य कहानियां हैं फांसी 1929, जय संधि 1929, वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1935, दो चिड़िया 1935, पाजेब 1942। ये जो है जैनेन्द्र की कहानियां हैं। अपना अपना भाग्य कहानी की विषय वस्तु, अपना अपना भाग्य कहानी की विषय वस्तु क्या है, समाज में रहने वाले गरीब और लाचार बालकों का शोषण तथा तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा उपेक्षाकृत उदासीनता एवं उनके स्वार्थ को उजागर करती है। राही कहानी का प्रकाशन राही कहानी 1947 में प्रकाशित हुई थी। ये किस कहानी संग्रह में, सीधे साधे चित्र में। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। महंत जी गोबरदास और नारायण दास के गुरु है, बिल्कुल सही है। अंधेर नगरी के पहले अंक का स्थान बाजार है, बिल्कुल सही है। अंधेर नगरी का प्रकाशन 1881 में हुआ। इसके तीसरे अंक का स्थान जंगल है, बिल्कुल सही है। नहीं, तीसरे अंक का स्थान जंगल नहीं है, दूसरे अंक का स्थान जंगल है। इसके पांचवें अंक का स्थान शमशान है। इसके उत्तर भी पढ़ते हैं। महंत जी गोबरदास और नारायण दास के गुरु थे, बिल्कुल सही है। अंधेर नगरी 1881 में प्रकाशित हुआ, बिल्कुल सही है। तीसरे अंक का स्थान जो है जंगल है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो अंधेर नगरी है यह 1881 में प्रकाशित एक प्रहसन प्रकार का नाटक है और इसमें कितने 6 अंक है। इसका पहले प्रांत यानी पहला अंक का स्थान जो है बाह्य प्रांत है, द्वितीय अंक का स्थान बाजार है, तीसरे अंक का स्थान जंगल है, चौथे अंक का स्थान राज्यसभा है और पांचवें अंक का स्थान अरण्य है और छठवें अंक का स्थान शमशान है। ये याद रखना, क्रम पूछा जा सकता है। अंधेर नगरी नाटक के जो अंक और स्थान उसका मिलन कीजिए। तो पहला अंक का स्थान है बाह्य प्रांत यानी नगर से बाहर से वो आते हैं
और दूसरे अंक का स्थान है बाजार, जहाँ पर गोवर्धन दास मिठाई वो खरीदता है। और जंगल, तीसरे अंक का स्थान क्या है? जंगल, जब वह बाजार से गोवर्धन दास मिठाई लेकर आता है और नारायण दास और महंत जंगल में बैठते हैं, तब वह बाजार से जंगल जाते हैं और फिर वहाँ से वहाँ महंत जो है उसको छोड़ जाता है। फिर यहाँ पर गोवर्धन दास मिठाई खाते हुए बैठा है यहाँ पर चबूतरे पर, भला मोटा हुआ है, और ये राज्यसभा में वो सिपाही शिकायत करता है कि बकरी दबकर दीवार के नीचे मर गई है। फिर वो ढूंढने के लिए गोवर्धन दास को आते हैं। ये चौथे अंक में। और पांचवें अंक में जो क्या है, इसको सजा सुनाते हैं, अरण्य में सजा सुनाते हैं। और फिर सजा सुनाते हैं, और सजा सुनाने में यहाँ पर जो राज्यसभा का जो न्याय व्यवस्था है, वह न्याय व्यवस्था नहीं है, अरण्य में उसको बंदिस्त बनाया जाता है। फिर अंतिम स्थान क्या है? शमशान। यहाँ पर अंतिमतः राजा कहता है कि ऐसे शुभ घड़ी में मैं राजा के होते हुए अन्य कोई फांसी पर कैसे चढ़ सकता है, तो इसलिए यहाँ पर ये होता है, राजा ही फांसी पर चढ़ जाता है। तो इस प्रकार अंधेर नगरी नाटक के स्थान और अंक याद रखिए। पहला अंक बाह्य प्रांत, दूसरा अंक में बाजार, तीसरा अंक जंगल, चौथा अंक राज्यसभा, और पांचवा अंक अरण्य, और छठवां अंक शमशान। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु के अन्य नाटक क्या है? वैदिक हिंसा हिंसा न बहुती 1873, विषय से विषय मौधम 1876, प्रेम जोगिनी 1875, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, नीलदेवी 1881, सती प्रताप 1883, और अंधेर नगरी भी 1881। ये अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं 60वां, और फिर रुकते हैं। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन 1880 में हुआ, बिल्कुल सही है। जागो रे भाई गीत को राग चैती गौरी में प्रस्तुत करने का निर्देशन नाटककार द्वारा दिया गया। भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक, अंधेर नगरी किस प्रकार का नाटक था? प्रहसन था, और भारत दुर्दशा नाट्य रासक में की संज्ञा दी गई है। भारतेंदु द्वारा रचित भारत दुर्दशा जो नाटक है, उसके 6 अंकों के नाम क्या है? पहले अंक में बीथी, एक योगी गीत गाता है। दूसरा अंक जो है शमशान है, शमशान में क्या है? टूटे फूटे मंदिर है और भारत का प्रवेश होता है। तृतीय अंक में मैदान है, फिर वहाँ पर भारत दुर्दैव का प्रवेश होता है, जहाँ पर भारत जो है वह भारत भाग्य बेशुद्ध पड़ा हुआ है। फिर वहाँ पर रोग का प्रवेश होता है चौथे अंक में। पांचवें अंक में किताब खाना है, वहाँ पर जो वह एक कमेटी बिठाई जाती है। और फिर वहाँ पर अंतिमतः गंभीर वन का मध्य भाग भारत भाग्य फिर आता है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, और यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं। और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।